आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं वर्ण के बारे में, ठीक है। आज के इस क्लास में हम लोग सीखेंगे वर्ण और ध्वनि के बारे में। वर्ण और किसके बारे में? ध्वनि के बारे में। वर्ण किसे कहते हैं और ध्वनि किसे कहते हैं? तो वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे लघुतम इकाई को क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। भाषा की लघुतम इकाई को क्या कहते हैं? ध्वनि। जैसे आपका क जो है, ये क्या है? ध्वनि है। और आप क को जब तोड़ेंगे तो क जमा अ होगा, इसको आप क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। क जब हम किसी लिखित चीज को जब बोलते हैं तो उस साउंड को हम लोग क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ध्वनि। मौखिक रूप से लिखित चीजों को व्यक्त करना क्या कहलाता है? ध्वनि कहलाता है। जैसे क क्या हो गया? ध्वनि हो गया। अब क को आप वर्ण भी कह सकते हैं और अक्षर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझेंगे कि वर्ण क्या होता है। भाषा की लघुतम इकाई को ध्वनि कहते हैं और वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिनके जिसके पुनः खंड या टुकड़ा नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे अ देख रहे हैं, इसका पुनः खंड या टुकड़ा नहीं हो सकता है, या छोटी ई का पुनः खंड या टुकड़ा नहीं हो सकता है, या क हलंत का पुनः टुकड़ा नहीं हो सकता है, या च का पुनः टुकड़ा नहीं हो सकता है। टुकड़ा किसका होगा? तो जैसे आप क लिखते हैं, अगर हलंत इसमें नहीं हो तो आप इसको क जमा क्या लिख सकते हैं? अ लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जिसको पुनः तोड़ा जा सकता है, ठीक है। जिसको पुनः तोड़ा जा सकता है उसको हम लोग अक्षर कहते हैं, और जिसको पुनः नहीं तोड़ा जा सकता है उसे हम वर्ण कहते हैं। यानी वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका पुनः खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, और खंड या टुकड़ा होने की स्थिति में इसे हम अक्षर कहते हैं। अक्षर का मतलब होता है, क्षर माने होता है टुकड़ा। टुकड़ा, तो जिसका टुकड़ा हो सकता है उसे हम लोग अक्षर कहेंगे। जैसे क आपका अक्षर है, लेकिन क को क जमा अ लिखेंगे तो ये आपका क्या कहलाएगा? वर्ण कहलाएगा, क्योंकि अब इस अ को आप पुनः नहीं तोड़ सकते हैं और इस क को पुनः नहीं तोड़ सकते हैं। तो आप वर्ण समझ गए होंगे कि वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका पुनः खंड या टुकड़ा नहीं किए जा सकते हैं। ये ऐसे वर्ण है जिसका पुनः खंड या टुकड़ा नहीं हो सकता। अब हम लोग समझते हैं वर्णमाला। वर्णमाला को इंग्लिश में अल्फाबेट बोलते हैं और ये ए से जेड तक होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग हिंदी व्याकरण में समझेंगे कि जो वर्णों के व्यवस्थित जो समूह होते हैं, समुदाय होते हैं, यानी कि वर्णों के समूह को ही हम लोग वर्णमाला कहते हैं। आप याद रखेंगे कि हिंदी वर्णमाला में कुल 52 जो होते हैं, कुल 52 52 जो होते हैं, ये क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है, जिसमें 13 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। 13 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। 4 क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं, और 2 अयोगवाह होते हैं। और 2 क्या होते हैं? अयोगवाह होते हैं। 2 अयोगवाह होते हैं। और इस तरह से कुल वर्णों की जो संख्या होती है वो 52 हो जाती है। जैसे 33 और 4 37 होगा, 37 और 13 50, और 2 कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितना होता है? 52 होता है। वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका पुनः खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। खंड या टुकड़ा होने की स्थिति में इसे हम अक्षर कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या, अक्षरों की कुल संख्या 52 होती है, जिसमें 13 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब ये समझते हैं कि ये जो स्वर होते हैं ये कहां से कहां तक होते हैं और स्वर कहते किसको है, ठीक है। तो स्वर की संख्या सबसे पहले 13 होता है। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो जिस वर्ण का उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उस वर्ण को हम स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण कहां से कहां तक होता है? तो अ से लेकर और अ तक होता है, ये स्वर वर्ण होते हैं। इसमें आप याद रखिएगा कि 3 जो वर्ण है, जैसे री है, अन है और अ है, इन 3 को छांट दिया गया है, क्योंकि री में जो है र का उच्चारण आता है, ठीक है। अन में जो है न का उच्चारण आता है, और अह में जो है ये ह का उच्चारण आता है। तो ये र और इसमें न और इसमें क्या ह, ये व्यंजन है। इसका उच्चारण करने के लिए व्यंजन की सहायता ली जाती है, इसलिए। जबकि 3 जो है ये मूल स्वर नहीं है, क्योंकि इस 3 का उच्चारण करने के लिए हम कहीं ना कहीं व्यंजन की सहायता ले रहे हैं। तो कुल स्वर की संख्या कितना होता है? 13, लेकिन मूल स्वर की संख्या कितना होगा? 10 होगा। मूल स्वर की संख्या, मूल स्वर उस स्वर को कहेंगे जिसमें व्यंजन की सहायता नहीं ली जाती है, ठीक है। केवल स्वर से ही उसका क्या होता है? उच्चारण होता है। केवल स्वर से ही उच्चारण होगा तो उस स्वर को हम लोग मूल स्वर कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि व्यंजन किसे कहते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण क से लेकर और ज्ञ तक होता है। चाहे क कहिए, ख कहिए, प्रत्येक व्यंजन में अ की क्या होती है? ध्वनि होती है। क में अ आता है, क में क्या आता है? अ आता है। या आप च कहेंगे तो च में भी क्या आएगा? अ आएगा। तो प्रत्येक जो व्यंजन होता है उसके उच्चारण में अ जो है स्वर क्या होता है? उत्पन्न होता है, ठीक है। तो व्यंजन उस
व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जिस वर्ण का उच्चारण करने के लिए हम स्वर वर्ण की सहायता लेते हैं, उस वर्ण को हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण की कुल संख्या जो होती है 33 प्लस 4 होती है, अर्थात कुल व्यंजन की संख्या 37 होता है। कुल व्यंजन की संख्या 37 होता है, जिसमें क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, त वर्ग और प वर्ग 5 वर्ग होते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं और 5 वर्ग होते हैं। इस तरह से 25 जो वर्ण होता है, कहां से कहां तक? क से लेकर और म तक। क से लेकर कहां तक? म तक। ये 25 जो वर्ण होते हैं, इसका एक अलग नाम दिया गया है, स्पर्श व्यंजन वर्ण। स्पर्श व्यंजन वर्ण का ये पहला प्रकार होता है। स्पर्श व्यंजन वर्ण का पहला प्रकार होता है, जो क से लेकर कहां तक होता है? म तक। आप बोल सकते हैं कि क से लेकर म तक के वर्ण को हम लोग स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग के वर्ण को हम लोग स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं और संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। आपको बता दें, अंतस्थ व्यंजन भी 4 होते हैं, ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं और संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल, व आता है, ये 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन में तालाब, स, मूर्धन, स, दंत, स, ह आता है, ये भी 4 होते हैं। और छ, त्र, ज्ञ, स्र को संयुक्त व्यंजन कहा गया है, ये भी 4 होते हैं। इनकी संख्या 12 हो जाती है और इसकी संख्या 25 हो जाती है। कुल मिलाकर ये 37 हो जाते हैं। तो व्यंजन वर्ण की कुल संख्या 37 होता है, लेकिन मूल व्यंजन की संख्या 33 होता है। 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब इस 4 को संयुक्त व्यंजन क्यों कहा गया है, इसका कारण समझिए। संयुक्त व्यंजन जो दो व्यंजन के मिलने से बना होता है। संयुक्त व्यंजन जो है, जैसे छ, त्र, ज्ञ और क्या? स्र, ये दो दो व्यंजन के मिलने से बना हुआ है। इसमें स्वर नहीं है, ये केवल व्यंजन के मेल से बना है, केवल व्यंजन के मेल से बना है, इसलिए इसका नाम है संयुक्त व्यंजन। क्या नाम है? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, ठीक है। 8 से लेकर आईएएस तक की आप तैयारी कीजिएगा। 8 से लेकर आईएएस तक की तैयारी कीजिएगा, तो आपको हिंदी में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप अच्छे से वीडियो देखते हैं तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो छ किससे बना है? क और स से बना हुआ है। क और स ये दोनों व्यंजन है, व्यंजन के मिल से जो बना है उसको हम लोग संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। त्र किससे बना है? त और र से बना है। ज्ञ किससे बना है? ज और ञ से बना है। और स्र, स और र से बना है। ये दोनों व्यंजन से बना है, इसलिए इस व्यंजन का नाम संयुक्त व्यंजन होता है। ये व्यंजन का चौथा भाग होता है और संयुक्त व्यंजन की संख्या भी 4 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझना है कि अयोगवाह किसे कहते हैं। अयोगवाह में आप देखेंगे कि अयोगवाह में 2 तरह के वर्ण को रखा गया है। एक को अन को रखा गया है, एक अन को रखा गया और एक अह को रखा गया है। अन में आप देखिएगा, अन में यहाँ जो बिंदु है, इसका उच्चारण न भी होता है और म भी होता है। इसका उच्चारण न भी होता है और म भी होता है। ये 2 ऐसे वर्ण होते हैं, कौन कौन? अन और अह। अह में आप देखेंगे कि उच्चारण के रूप में ह आता है। इन 2 वर्णों को न तो पूर्णतः स्वर माना गया है, न तो पूर्णतः स्वर माना गया है और न ही इसे व्यंजन माना गया है। ये हमेशा स्वर के बाद और व्यंजन के पहले आते हैं। तो इन 2 वर्णों को हम लोग अयोगवाह के नाम से जानते हैं। अयोगवाह की संख्या कितना होता है? 2, एक अन एक अ होता है। एक को अनुस्वार कहते हैं और एक को क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। अब यहाँ पे समझेंगे कि वर्णों के भेद कितने होते हैं। तो आप जानते हैं कि वर्णों के भेद कितने होते हैं? 2 भेद होते हैं। पहला, वर्णों के भेद कितने होते हैं? 2 भेद होते हैं। पहला भेद स्वर वर्ण अ से लेकर कहां तक होता है? अ तक होता है। दूसरा वर्ण व्यंजन वर्ण कहां से कहां तक होता है? क से लेकर ज्ञ तक होता है। इसमें एक स्र भी आ जाता है, ठीक है। अब स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो जिस वर्ण का उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उस वर्ण को हम स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण के उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। जैसे अ से लेकर और अह तक का, अ तक का आप उच्चारण करेंगे तो इसमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, इसलिए इस वर्ण को स्वर वर्ण कहा गया। स्वर वर्णों का वर्गीकरण 2 तरह से किया जाता है। मेनली 2 तरह से होता है। मुख्य रूप से स्वर वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं ह्रस्व स्वर या मूल स्वर। एक को कहते हैं ह्रस्व स्वर या मूल स्वर और दूसरा को कहते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर का दूसरा नाम होता है संधि स्वर। दीर्घ स्वर का दूसरा नाम संधि स्वर होता है। मूल स्वर और ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, दीर्घ स्वर और संधि स्वर 7 होते हैं। इस तरह से ये कुल 11 होते हैं। कुल कितने होते हैं? 11 होते हैं, ठीक है। अब मूल स्वर में कौन कौन रखा गया है? तो अ को, री को, उ को और री को। ये 4 जो होते हैं ये मूल स्वर होते हैं और बाकी जो बचे 7, बाकी 7 जो बचे उनको हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। अब ये दीर्घ स्वर में क्या आता है? तो दीर्घ स्वर में आपका आ जाता है आ जाता है। अ के मिलने से आ बनता है, बड़ी ई आ जाता है, छोटी ई, छोटी के मिलने से बड़ी। दीर्घ का मतलब ही बड़ा होता है। दीर्घ का मतलब ही बड़ा होता है। तो आ आपका दीर्घ स्वर है। ई दीर्घ है, बड़ा उ दीर्घ है। इसके बाद ए, ऐ, ओ और औ।
ये जितने भी देख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जो वर्ण है ना, इस वर्ण को क्या कहा गया? दीर्घ स्वर कहा गया। दीर्घ स्वर का दूसरा नाम होता है संधि स्वर। दीर्घ स्वर का दूसरा नाम क्या होता है? संधि स्वर या दीर्घ स्वर। कितने होते हैं? 7 होते हैं। अब कौन किसके मिलने से बना है? तो जैसे छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलता है तो बड़ा ऊ बन जाता है। छोटा ऊ संधि करता है तो बड़ा ऊ बन जाता है। और यहाँ पे अ ई से संधि करता है तो ए बनता है। अ ए से संधि करता है तो ए बनता है। अ उ से संधि करता है तो उ बनता है। अ जो है अ उ से संधि करता है तो अ बनता है। ये सब संधि चैप्टर में आपको बहुत काम देगा। संधि में सारे वर्ण आपको पता होना चाहिए। अगर आपको वर्ण पता है तो संधि में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हम जो है आगे कंटिन्यू तमाम तरह के जितने भी व्याकरण के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सारी चीजों को हम लोग एक-एक करके डिस्कस करेंगे। चाहे वो संधि हो, चाहे समास हो, चाहे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण कुछ भी हो। जितना भी व्याकरण का जितना भी चैप्टर है, सबको हम लोग लाइन बाय लाइन एक-एक करके बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। आप दिल थाम के बैठिए और चीज़ों को अच्छी तरह से समझिए। जहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी हो, वहाँ पे आप हमें कमेंट कीजिए। उन चीज़ों को सुधार करके पुनः जो है आपके सामने उन चीज़ों को लाया जाएगा। यहाँ पे समझेंगे व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। व्यंजन वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण करने के लिए हम सहायता लेते हैं किसका? स्वर का। तो स्वर की सहायता से उच्चारण की जाने वाली वर्ण को ही हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं और ये व्यंजन वर्ण क से लेकर ज्ञ तक होता है। इसकी कुल संख्या जो होता है 33 होता है और प्लस 4 जो होते हैं संयुक्त व्यंजन होते हैं, तो कुल व्यंजन की संख्या आपका 37 हो जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्यंजन वर्णों को मूलतः 3 भागों में बाँटा गया है। व्यंजन वर्णों को कितने भागों में बाँटा गया है? मूलतः 3 भागों में बाँटा गया। तो क्वेश्चन पूछेगा व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। इनको जोड़िएगा तो ये सारे 33 हो जाएँगे। 33 को कहेंगे मूल व्यंजन। क्या कहेंगे? मूल व्यंजन। मूल व्यंजन में स्पर्श कितने होते हैं? तो स्पर्श 25 होते हैं, क से लेकर कहाँ तक? म तक। अंतस्थ कितने होते हैं? तो ये 4 होते हैं। कौन-कौन होता है? तो य होता है, र होता है, ल होता है और व होता है। इसके बाद आपका ऊष्म व्यंजन होता है। ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। इसमें आपका तालव्य स आता है, मूर्धन्य स आता है, दंत स आता है और ह आता है। ठीक है? तो इस तरह से आप देखें कि जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वो क से लेकर म तक होते हैं। स्पर्श व्यंजन कहाँ से कहाँ तक होते हैं? तो स्पर्श व्यंजन होता है क से लेकर म तक। क से लेकर म तक के वर्ण को ये 25 होते हैं, इसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य, र, ल, व को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और ऊष्म व्यंजन भी आपके 4 होते हैं और ये क्या होता है? तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह होता है। ठीक है? अब यहाँ पे आगे समझेंगे कि जो हिंदी ध्वनियों के उच्चारण स्थान, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हिंदी ध्वनियों के उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान किसे कहते हैं? मुंह के जिस भाग से किसी वर्ण अथवा ध्वनि का उच्चारण किया जाता है उस स्थान को उच्चारण स्थान कहते हैं। मुंह के जिस भाग से वर्ण और ध्वनि का उच्चारण होता है उसे हम लोग उच्चारण स्थान कहते हैं। उच्चारण स्थान की दृष्टि से वर्णों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। प्रत्येक वर्ण का अपना एक अलग नाम दिया गया है उच्चारण के स्थान पर। इन चीजों से इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन चीजों को अच्छी तरह से आप समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है? अब यहाँ पे आपको समझना है कि उच्चारण के आधार पर, ठीक है, वर्णों को क्या-क्या नाम दिया गया है। तो पहला आपका कंठ वर्ण है, दूसरा तालव्य वर्ण है, तीसरा मूर्धन्य वर्ण है, दंत्य वर्ण है, ओष्ठ वर्ण है, कंठ तालव्य है, कंठोष्ठ्य वर्ण है, दंथोष्ठ्य वर्ण है और नासिक्य वर्ण है। पहला आपका आता है कंठोष्ठ्य वर्ण। क, ख, ग, घ, अंग। क वर्ग को, अ और आ को, विसर्ग माने ह को कंठ वर्ण कहा जाता है। इसका उच्चारण कंठ से होता है। क कहिएगा तो ये कंठ से उच्चारण होता है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान कंठ हो जाता है। ठीक है? तालव्य वर्ण जिसका उच्चारण तालु से होगा। किससे होगा? तालु से। जिसका उच्चारण स्थान तालु से होगा, इसमें च वर्ग आता है। अ के बाद आ, छोटी, बड़ी और साथ ही साथ य और तालव्य स को तालव्य वर्ण के नाम से तालव्य वर्ण के नाम से जाना जाता है और इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। ठीक है? अब तीसरा जो वर्ण आता है वो मूर्धन्य वर्ण आता है। मूर्धन्य वर्ण क्या होता है? जैसे अ, आ, छोटी, बड़ी। अब इसके बाद इसमें आता है री। री आता है और ट वर्ग आता है। ट, ठ, ड, ढ, अण आता है, र आता है और ये मूर्धन्य स आता है। मूर्धन्य स, इसका उच्चारण मूर्धा से होता है। इसके बाद चौथा जो है सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछता है, दंत्य वर्ण किसे कहते हैं? ट वर्ग को दंत वर्ण कहा जाता है। त, थ, द, ध, न और ये दंत स है और ये ल है। बचपन में हम लोग इसको दंती स कहते थे। दंती स नहीं होता है, ये दंत स होता है। दंत दंत स और ल को दंत्य वर्ण कहा गया है क्योंकि इसका उच्चारण दंत से होता है। इसका उच्चारण करते समय जो जीभ है वो दांत से क्या होता है? टच होता है। उष्ट वर्ण में आपका प वर्ग आता है, प, फ, ब, भ।
ठीक है। म और साथ ही साथ छोटा ऊ और बड़ा ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ कहिएगा तो इसका उच्चारण ओठ से होता है, इसलिए इसको ओष्ठ्य वर्ण कहा जाता है। कंठ या तालव्य वर्ण में ए और ए आता है, कंठोष्ठ्य वर्ण में उ और औ आता है, दंतोष्ठ्य वर्ण में व और फ आता है, और नासिक के वर्ण में आपका प्रत्येक वर्गों का पंचम वर्ण, पंचम माने लास्ट वाला, जैसे क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ण त थ द न प फ व म, इसको नासिक के वर्ण कहते हैं। किसका उच्चारण किससे होता है? नाक से होता है। तो क्वेश्चन कैसे पूछता है समझेंगे। क्वेश्चन पूछेगा कि तवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो दंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दंत। याद रखेंगे, तवर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। या पूछेगा तालाब्य स का उच्चारण स्थान क्या है? तो ये दंत हो जाएगा। पूछेगा कि मूर्धन्य स का उच्चारण स्थान क्या होगा? मूर्धा हो जाएगा। कहेगा कि तालाब्य स का उच्चारण स्थान, तो तालाब्य स का उच्चारण स्थान तालु हो जाता है, और दंत स का उच्चारण स्थान दंत हो जाता है। कहेगा पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओठ होता है, जिसको आप ओष्ठ भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझना है घोष वर्ण और अघोष वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है। घोष वर्ण और अघोष वर्ण किसे कहते हैं? यहाँ पे केवल क्लास होगी, नो बकवास होगी। केवल क्लास, नो बकवास। चीजों को अच्छी तरह से समझना है। पहला चीज अघोष वर्ण और दूसरा घोष वर्ण। केवल क्लास, नो बकवास। ठीक है। अघोष वर्ण किसे कहते हैं? अघोष वर्ण क्या होता है? तो आप याद रखेंगे, प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण और द्वितीय वर्ण, प्रथम वर्ण द्वितीय वर्ण, प्रथम वर्ण द्वितीय वर्ण, जैसे त थ प फ, और साथ ही साथ तीनों स, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, इनकी संख्या कितना होता है? 13। अघोष वर्ण की संख्या होता है 13। कैसे? तो क ख ग 2, च छ ज 4, 6, 8, 8 हो गया और 10 हो गया, और ये 3 स जो होते हैं ये मिला करके कुल कितने हो जाते हैं? 13। तो अघोष वर्ण की संख्या 13 होता है। इसका उल्टा कीजिएगा, अंक पलट दीजिएगा, तो 13 का उल्टा कितना हो जाता है? 31। 13 का उल्टा कितना होगा? 31। तो घोष वर्ण कहेगा कितना होता है? तो आगे आप पढ़ेंगे कि घोष वर्ण की संख्या कितना होता है? 31 होता है। ये 13 होता है, 1 3 होता है, ये 3 1 होता है। अब ये 31 कैसे आ गया, इस चीज को समझिएगा। प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण, ग घ अंग ज झ ञ ड ढ ण द ध न और ब भ म, और साथ ही साथ य र ल व और ह, 3 पचे 15 हो जाता है, 5 ये हो जाता है। 15 5 कितना हो जाएगा? 20। 15 और 5 कितना हो जाएगा? 20, और 11 इसमें स्वर हो जाता है। 11 क्या हो जाता है? स्वर। सभी स्वर, 11 स्वर। तो ये 15 5 20 और 11 कितना? 31। ये आपका कौन सा वर्ण हो जाता है? घोष वर्ण। ठीक है। अब यहाँ पे समझेंगे, कुछ प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछेगा एग्जाम में? क्वेश्चन जो भी आप अच्छे से वीडियोस देखे होंगे तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। इसका चैलेंज है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है? तो अयोगवाह में आपको दो चीज बताए थे, एक अनुस्वार, अनुस्वार बताए थे, और एक बताए थे विसर्ग। विसर्ग, विसर्ग मतलब जो ह हो वही आपका विसर्ग है। तो इसमें आपका विसर्ग हो जाएगा आंसर। विसर्ग जो होता है, विसर्ग का उच्चारण क्या होता है? ह। तो आप याद रखिएगा, निम्नलिखित में अयोगवाह क्या हो जाएगा? तो विसर्ग हो जाएगा। तो किस में आ जाएगा? कंठोष्ठ्य वर्ण में आ जाएगा। कंठ और ओष्ठ से इसका उच्चारण होता है, तो फ और ब आपका कंठोष्ठ्य वर्ण हो जाएगा। ठीक है। अब अगला देखिएगा क्या होगा। ध्वनि की लघुत्तम इकाई क्या होती है? ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है? तो याद रखिएगा, ध्वनि भाषा की लघुत्तम इकाई होती है। ठीक है। भाषा की लघुत्तम इकाई को ही क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। अवरुद्ध, बिना अवरुद्ध के उच्चारण होने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर वर्ण कहलाते हैं। स्वर वर्ण बिना अवरुद्ध का होता है, इसके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्यंजन की परिभाषा क्या है? व्यंजन की परिभाषा क्या है? तो स्वर की सहायता से बोली जाने वाली वर्ण को ही हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जो स्वर की सहायता से बोली जाती है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, इनमें से कौन अस्पर्श व्यंजन है? इनमें से कौन अस्पर्श व्यंजन है? सब अस्पर्श व्यंजन है, क्योंकि क से लेकर और म तक के वर्ण को अस्पर्श व्यंजन वर्ण कहा जाता है। क वर्ग, च वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, प वर्ग, ये पांचों वर्ग जो है आपके कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन वर्ण। क कौन सा वर्ण है? क कौन सा व्यंजन है? तो क जो है क्वेश्चन नंबर 10, क कौन सा व्यंजन है? तो क जो है वो कंठ वर्ण है। कंठ वर्ण है। कंठ वर्ण क्यों है? क्योंकि इसका उच्चारण कंठ से होता है, इसलिए इसको कंठ वर्ण कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या कह रहा है? सुनेंगे ध्यान से। 11 कह रहा है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कवर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? कंठ वर्ण कहलाते हैं। कवर्ग के सभी वर्ण आपके कंठ वर्ण कहलाते हैं। ठीक है। निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ण उष्ट वर्ण है? तो उष्ट वर्ण आपका क्या है? तो आपका जो है पवर्ग, पवर्ग आपका उष्ट वर्ण होता है। पवर्ग आपका क्या होता है?
उष्ट उष्ट वर्ण नहीं है, ठीक है। तो इसमें प फ ब भ म आ जाएगा, लेकिन इ आपका उष्ट वर्ण नहीं है, तो डी आंसर हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित वर्णों में कौन सा मूर्धन्य है? मूर्धन्य मतलब जिसका मूर्धा से उच्चारण होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ट वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट वर्ग। ये तालु से इसका उच्चारण होता है, ठीक है। च छ ज झ इ तालु से होता है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 को देखें। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि व्यंजनों में बताइए कि कौन सा वर्ण महाप्राण है। महाप्राण किसे कहते हैं? तो महाप्राण याद रखिएगा, द्वितीय वर्ण को और चतुर्थ वर्ण को, माने दूसरा और चौथा। तो ये आपका पहला है, ये तीसरा है, ये पहला है, ये तीसरा है, ये पांचवा है, ये दूसरा है। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन क्या होता है? छ त्र ज्ञ स्र, छ त्र ज्ञ स्र, सी आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त व्यंजन, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़े वर्ण और इसके भेद, साथ ही साथ ध्वनि के बारे में हम लोग डिस्कस किए, ठीक है। वीडियो को अच्छे से देखिए और समझिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो